नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। हो जाइए तैयार अगले 1 घंटे दमादम एक्शन के लिए, क्योंकि बाजार में आपके सवालों का आज उनके जवाब पाने का हफ्ते का आखिरी दिन है। तो आप अपने सवाल आज मौका मत चूकिए और अपने सवाल भेजते रहिए। एक नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी तरीका आपको रास आता हो, आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, आप हमें यूट्यूब पर भी सवाल पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी पूछ सकते हैं। याद रखिए, सवाल पूछने के लिए सबसे पहले अपना और अपने शहर का नाम बताइए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे आपने वो शेयर लिया है और कितनी क्वांटिटी में लिया है, ये बताइए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना नजरिया, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ये जरूर बताइए। इसके आधार पर हमारे एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से राय देंगे। और आपको बता दें, आज हमारे साथ चर्चा में बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं और आज हमारे साथ इंडिपेंडेंट सेबी रिसर्च एनालिस्ट शरण लीलाने जुड़ चुके हैं। शरण, बहुत बहुत स्वागत आपका यो स्टॉक्स में। और मैं आपके पास आऊं, जरा बाजार का एक चेक ले लेता हूं। बाजार में आप देखिए कि दबाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। निफ्टी इस वक्त देखिए लगभग 200 अंकों की गिरावट, 24,850 के पास इस वक्त निफ्टी। बैंक निफ्टी 223 अंकों की गिरावट, 56,850 के पास कारोबार करता हुआ। निफ्टी के गेनर्स में एसबीआई लाइफ है जो कि 2.25% से ज्यादा मजबूत है। डॉक्टर रेड्डीज आधे % से ज्यादा की मजबूती है। अपोलो हॉस्पिटल और भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स में भी आधे % की मजबूती नजर आ रही है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक भी आधा % मजबूत। दबाव कहां है? लूजर्स की लिस्ट लंबी है। बजाज फिनसर्व नतीजों और उसके बाद कमेंट्री के बाद प्रेशर देखते हुए हम साफ तौर पर देख रहे हैं बजाज ट्विंस में इस वक्त दोनों 4.5% के करीब टूटते हुए निफ्टी के टॉप लूजर। श्रीराम फाइनेंस में भी लगभग 3.5% की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। बजाज ऑटो, हीरो मोटो और पावर ग्रिड में 2 से 2.5% तक की गिरावट हमें नजर आ रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद खराब आप देख सकते हैं। 583 शेयर इस वक्त मार्केट ब्रेथ पे ऐसे हैं जो कि हर निशान में कारोबार कर रहे हैं और मात्र 2025 शेयर, यानी कि डिक्लाइंस का पलड़ा भारी है। 2025 शेयर इस वक्त दबाव भरे बाजार में। तो चलिए, इन सब के बीच में अब जरा शरण का रुख करते हैं। शरण, हमने बाजार का ब्यौरा दे दिया, कहीं से कोई खास संकेत नहीं मिल रहे हैं। हेडलाइंस में भी हमने देखा कि हर तरफ बिकवाली का ही प्रेशर देखने को मिल रहा है। इस बाजार में और हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन रणनीति क्या होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग प्रशांत, गुड मॉर्निंग कविता। तो मार्केट्स काफी वीक लग रहे हैं। 24,800 का अच्छा खासा सपोर्ट है निफ्टी पे और मुझे लग रहा है वहां पे आके निफ्टी एक बार कंसोलिडेट कर सकता है। मगर अभी भी मार्केट का स्ट्रक्चर स्ट्रांग ही है। पिछला लोअर लो ब्रेक नहीं किया है, तो अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी डेफिनेटली काम करेगी और आने वाले समय में जब मार्केट रिवर्स करेगा तो बहुत ही एक अच्छा रिटर्न देगा। स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स की तरफ जाइए, निफ्टी पीएसयू बैंक्स, बैंकिंग सेक्टर्स, निफ्टी फार्मा सेक्टर, ये 3 सेक्टर अच्छे लग रहे हैं। ऑटो में भी थोड़ी अच्छी मूवमेंट दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बाय ऑन डिप्स कीजिए, आने वाले समय में अच्छे पैसे बनेंगे। बैंक निफ्टी डेफिनेटली निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है और एक अच्छा खासा 56,500 का सपोर्ट भी है, तो वहां पे आके वो भी रिव्यू करेंगे। अभी के लिए 24,800 निफ्टी का सपोर्ट है और 56,500 बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। चलिए, तो बाजार और बाजार के सपोर्ट लेवल्स पर हमने रणनीति ले ली है आपसे शरण, लेकिन दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। सत्यनारायण भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, बहुत अच्छी हैं, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं पटियाला पंजाब से बात कर रहा हूँ मैम। पटियाला पंजाब से, ओके। बताइएगा कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? मैम, माजा डॉट को सीट पे ही मेरे पास शेयर थे। मैंने उसके बाद उसकी एवरेज भी की, मैंने 3300 कुछ में खरीदे थे, उसके बाद मैंने 2900 पे उसकी एवरेज की, तो ये अभी और कम हो रहा है। हाँ, आपकी बाइंग प्राइस बहुत ऊंची है, 3226 राइट, अगर मैं कंफर्म करूं तो। यस मैम। आपने तो काफी समय भी दे दिया है। अब मुझे बताइए और कितना रुकने का इरादा है? टाइम की कोई कंडीशन नहीं है मैम, लॉन्ग टर्म भी तो रुक सकते हैं, लेकिन जैसे आप गाइड करोगे। चलिए, यहाँ पर आप ऑब्वियसली घाटे से बाहर निकलने की पूरी कोशिश होगी। तो शरण, अब ऐसे में देखिए 3226 इनकी बाइंग प्राइस है। हालांकि पिछले 6 महीनों में हम देखें तो 30% के आसपास हमने देखा है कि यहाँ पर स्टॉक की परफॉर्मेंस भी आगे बढ़ी है। 680 पॉइंट्स लगभग यहाँ पर ऊपर चढ़ा भी है काउंटर। बट हैविंग सेड दैट, इनको और कितना रुकने की आप सलाह देंगे?
तो कविता जी, इनकी बाइंग प्राइस काफी ऊपर के लेवल्स की है, एवरेज भी ऊपर किया है, और अभी जियो पॉलिटिकल टेंशन वर्ल्ड में है नहीं है। जिस हिसाब से स्टॉक ने रैली किया है, थोड़ी करेक्शन तो दिख गई है, और मुझे लग रहा है और कम से कम 5 to 10% करेक्शन और बाकी है। स्टॉक एक बार अपना 200 डे EMA रिटेस्ट कर सकता है, जो अराउंड 2675 के ऑड लेवल्स में 2700 के लेवल पे। मगर कंपनी की अगर बात करें, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, यहाँ से 5 से 10 साल के लिए है, तो मैं आपको बोलूंगा बने रहिए। कंपनी बहुत अच्छी है, डिफेंस क्षेत्र में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है, अपने सेक्टर का लीडर है, हाई मार्जिन बिजनेस में है, सबसे बड़ी शिप्स बनाते हैं, आगे चल के करीबन 4-5 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी है, तो फंडामेंटली तो बहुत अच्छा है। पर टेक्निकली मुझे अभी भी मगर 200-300 रुपए की गिरावट दिख रही है स्टॉक में। मतलब अभी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो चुके हैं। अगर आपकी होल्डिंग पीरियड बड़ी है, लॉन्ग टर्म है, तो बने रही है, नहीं है तो एक बार लॉस लेके निकल जाइए। आप आगे चल के उसको एवरेज या नीचे के भाव में खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई मझगांव डॉक पे। चलिए बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ अगले दर्शक को जोड़ते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, मैं मिस्टर हंस बात कर रहा हूँ, पोर्ट प्लेयर से, अंडमान निकोबार से। अरे वाह वाह, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। हमें बताइए मौसम कैसा है वहां पे? हाँ, मौसम की जो बीच में रुक रुक के बारिश होती रहती है, बट मौसम बहुत अच्छा है। मतलब टेम्परेचर नॉर्मल लैंड से तो काफी मतलब कि कंफर्टेबल रहता है यहाँ पे। ठीक है, हंस जी करते क्या है आप, अपने बारे में जरा बताएं। एक्चुअली मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ जी। जी जी। और एसटीएम पोस्टिंग हो यहाँ में अंडमान में। क्या बात है, क्या, चलिए तो अच्छी बात है, और अच्छा लग रहा है कि आपने इतनी दूर से हमें कॉल किया और राय जानने के लिए। हमें अपने सवाल बताइए, आपने कौन सा स्टॉक खरीदा है, किस भाव पे? एक्चुअली अपने बेल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के कुछ 450 स्टॉक लेके उसको अभी उसको मतलब 413 रुपीज में मैंने उसको एवरेज प्राइस में परचेज किया था। हाँ। तो अभी जैसे अभी उसका रेट डे बाय डे इज गोइंग डाउन, तो एक्चुअली आई वांटेड दैट एडवाइस, शैल आई होल्ड इट और आई शुड क्विट दिस स्टॉक्स? बिल्कुल बिल्कुल। हमें हंस जी अपना नजरिया बताएंगे, कितना समय देना चाहते हैं आप इस स्टॉक को? एक्चुअली ऑलमोस्ट आई कैन होल्ड इट फॉर ईयर। ठीक है, 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। वैसे तो दिग्गज कंपनी है, और डिफेंस में हमने देखा है कि थोड़ा सा एक जो चीज़ होती है कि ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन में जो समय लगता है, उस वजह से इनकी रफ्तार जो है वो कई बार इस तरह की एक रेंज में नजर आती है। लेकिन शरण हमारे साथ बने हुए हैं। शरण, 1 साल का नजरिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मैं एक बार प्राइस बता देता हूं, 413 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ है। बताइए क्या करना चाहिए? तो प्रशांत जी, मेरी इनके लिए एग्जिट की रहेगी। मेरे को पूरा डिफेंस पैक ही काफी वीक लग रहा है। स्टॉक में फंडामेंटली कुछ रॉन्ग नहीं है, मगर जब डिफेंस सेक्टर सब गिर रहे हैं तो सभी स्टॉक गिर रहे हैं। जैसे मझगांव गिर गया, कोचिन गिर गया, HAL पिछले दिनों में गिर गया। तो आने वाले समय में मुझे लग रहा है BEL में भी आप एक करेक्शन देख सकते हैं, अच्छी खासी 10 to 20% की, जो स्टॉक को करीबन 360-350 के लेवल्स पे भी लेके आ सकता है। एक बार आप आज एग्जिट कर लीजिए और वो लेवल पे एंटर करने की सोचिए। फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है। डिफेंस एक बहुत ही लॉन्ग टर्म स्टोरी है, आने वाले 5 से 10 साल के लिए बहुत अच्छा है। पर अभी के जो प्राइस पे है, मुझे लग रहा है आने वाले समय में आपको 10 से 20% की करेक्शन देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक भी हमारे साथ लाइव हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र अग्रवाल जी, नमस्कार सर। जी हाँ, बोल रहा हूँ मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। ओके, एशियन पेंट्स में आपने बाइंग कर रखी है? जी हाँ मैडम। क्या बाइंग प्राइस है आपकी? 200 क्वांटिटी ले रखी है मैंने 2250 रुपए में। ओके, लॉन्ग टर्म का मेरा व्यू है इसके अंदर। ओके, चलिए, लॉन्ग टर्म का व्यू बढ़िया हो सकता है आपके लिए। हालांकि फिलहाल आपकी बाइंग प्राइस से नीचे चल रहा है काउंटर, लिहाजा आप घाटे में भी हैं। शरण, कितना रुकने की सलाह देंगे? पोजिशनली 2500 की इनकी बाइंग प्राइस है। कविता जी, मैंने कई बार कह चुका हूँ, फंडामेंटली कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही कम हो चुकी है। एक्चुअली 0 to 1% आ गई है। मेरी क्लियरली एग्जिट की राय रहेगी स्टॉक में। और आने वाले समय में भी इनके लिए बहुत टफ चल रहा है। कंपटीशन पेंट सेक्टर में बहुत ही बढ़ चुका है। अभी एग्जिट कर दीजिए, बहुत ही अच्छे सेक्टर आपको मिल रहे हैं डिस्काउंट में। मार्केट काफी करेक्ट हो चुका है, जिन्हों की ग्रोथ भी 25 से 30% है, तो आप वहां पे निवेश करने का सोचिए। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ले लीजिए। तो ये है राय आपको एशियन पेंट्स पर मिलती हुई। राजू कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू कुमार जी, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं?
हम कोलकाता से बात कर रहे हैं। जी बताइए, क्या स्टॉक है आपका, किस स्टॉक पे आपने खरीदारी की है? हमारे टाटा मोटर्स का 50 शेयर है। 680 रुपये में खरीदे। ठीक है, 680-84 रुपए के आसपास खरीदारी है। शॉर्ट टर्म का नजरिया है या लॉन्ग टर्म का? मोटी मान लीजिए कि 2 साल का। ठीक है, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। टाटा पावर में 684 की इनकी बाइंग है। बताएं शरण। मोटर्स। अच्छा, टाटा मोटर्स पे आपने खरीदारी की है। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये हम ठीक टाटा करेंगे। ठीक। टाटा मोटर्स 684 के आसपास की इनकी खरीदारी है। शरण जरा बताइए क्या करना चाहिए? इनके भाव के आसपास ही है और लंबी अवधि का 2 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। तो पहले तो मैं इनको एडवाइस करूंगा, आप स्टॉप लॉस 650 का सिस्टम में डाल दीजिए। डेली क्लोजिंग बेसिस पे अगर 650 के नीचे कभी भी बंद हो तो एग्जिट कर दीजिए और होल्ड कीजिए। अभी इंडिया यूके का एफटीए हो चुका है, इंडिया यूएस का होगा, तो मुझे लग रहा है। और ईवी भी सेक्टर बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो आने वाले समय में आप टाटा मोटर्स की थोड़ी अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। मगर अभी कंपनी थोड़ा कमेंट्री थोड़ी सी वीक दी है, इसके लिए मैं बोलूंगा स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कीजिए। 650 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कीजिए। टाटा मोटर्स पर ये सलाह। लेकिन एक यूट्यूब के जरिए हम सवाल लेंगे। शरण, इन्होंने विनीत गोयल का सवाल कोल इंडिया पर है। 900 की क्वांटिटी है, बाइंग प्राइस अपनी 530.48 बता रहे हैं। ओके, अब ऐसे में फ़ोन लाइन पर हमारे साथ है नहीं, लिहाजा कितना रुकेंगे आइडिया नहीं है, बट बाइंग प्राइस तो इनकी बहुत ज़्यादा ऊपर है। अब ऐसे में मेरे ख्याल से एक पोजिशनल कॉल आप बता दीजिए स्टॉप लॉस के साथ। और अगर घाटा बुक करके यहाँ से निकलने की आप सलाह देते भी हैं शरण, तो उनको कहाँ रणनीति बनानी चाहिए फिर? तो कविता, ये मैंने लास्ट वीक भी आई थिंक सिमिलर कोल इंडिया पे एग्जिट दिया था एक दूसरे के। मैं अभी भी बोल रहा हूँ एग्जिट कीजिए। स्टॉक एकदम ब्रेकडाउन के लेवल पे है, अपने सारे ही मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और आपकी बाइंग प्राइस बहुत हाई है कि आपका डिविडेंड डील भी आपको मैटर नहीं करेगा इतना। इसके लिए मैं बोलूंगा एक बार एग्जिट कीजिए और निफ्टी पीएसयू बैंक्स की तरफ देखिए, वहां पे काफी अच्छा लग रहा है। दूसरे क्षेत्रों से काफी स्ट्रांग है। निफ्टी फार्मा में भी बहुत अच्छे स्टॉक्स है जो आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न देंगे। ये 2 सेक्टर में मुझे लग रहा है आने वाले 3 से 6 महीने में अच्छा आपको अपसाइड दिख सकता है। कोल इंडिया से निकलिए, यहाँ पे आप एक स्टॉक सिलेक्ट कीजिए कोई भी सेक्टर। चलिए, तो यहाँ पर बदलाव रणनीति में जो आपको करनी चाहिए शरण के मुताबिक। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पर शरण हमारे साथ बने हुए हैं। दर्शकों के सवालों का यहाँ पर सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अपने सवाल SMS करें, व्हाट्सएप करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं यो स्टॉक। और चलिए अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की तरफ। और हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब जुड़ चुके हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। देखिए जिस हिसाब से मार्केट में आज हमें क्रैक देखने को मिल रहा है, तो जो ट्रेड है शॉर्ट साइड का है। डिफेंस पैक पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर वाइज, और भी वीकनेस यहाँ पे हमें आती हुई नजर आ रही है। इसलिए यहाँ पे HCL ये पर्टिकुलर स्टॉक है जो रडार पर आया है, जिसका स्ट्रक्चर काफी वीक है। लगातार सीरीज ऑफ लो टॉप एंड लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, शॉर्ट बिल्डअप भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 4500 तक के लेवल तक की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है HCL के फ्यूचर्स में। तो यहाँ पर जो पुट ऑप्शन हम रेकमेंड कर रहे हैं वो है 4600 का, जो फिलहाल 60 से 65 के बीच में ट्रेड हो रहा है। इसे ऐड करने की सलाह होगी। एंड यहाँ से ऊपरी स्तरों पर अगर हम कुछ पुट ऑप्शन के टारगेट की बात करें तो ऊपरी स्तरों पर पहला टारगेट 85 ध्यान में रख के चलना होगा, दूसरा टारगेट 120 का होगा, स्टॉप लॉस 41 पर रखना होगा। इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम रिस्क की बात करें तो यहाँ पे लॉट साइज 150 का है, इसीलिए पर लॉट रिस्क 3600 के आसपास के बनते हुए नजर आ सकते हैं। उसके अलावा रिवॉर्ड यहाँ पे पर लॉट 8300 के हमें देखने को मिल सकते हैं अगर काउंटर यहाँ से और गिरावट दिखाता है। तो यहाँ पे 4600 का पुट ऑप्शन लेके चलने की सलाह। तो थोड़ा हम इसे दुरुस्त करेंगे। पुट ऑप्शन की बात यहाँ पर की जा रही है और तमाम लेवल्स का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नीलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो HCL की 4600 की पुट आपको लेनी है और यहाँ पर आपको
या 65 ये प्रीमियम पर आपको लेनी है। लक्ष्य पहला 85 का, दूसरा 120 का, स्टॉप लॉस 41 रुपए का मेंटेन करना है। अधिकतम मुनाफा 8300 का और नुकसान 3600 तक का नजर आ सकता है। इसके साथ ही याद रखिए कि आपको सेबी के स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर का भी ध्यान रखना है, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही जोखिम भरी है, नुकसान होता है, 90% लोग पैसे गंवाते हैं इसमें। सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए कुछ और अहम खबरों की ओर जरा बढ़ते हैं और नतीजों के बाद आखिर क्यों पिटा बजाज फाइनेंस को लेकर ब्रोकरेजेस की क्या राय बन रही है, वरुण दुबे से पूरी जानकारी जानते हैं। वरुण जरा बताएं आखिर क्या है पूरी खबर। वजह ढूंढने जाएंगे तो वो केवल और केवल मैनेजमेंट की कमेंट्री है। देखिए हुआ क्या है कि नतीजे तो अच्छे आ गए, लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट का जो कॉन कॉल था वहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा कि कंज्यूमर लेवरेज यानी कि जो उधार देते हैं वो अभी भी एक चिंता की बात बनी हुई है। आगे चल के जो ओवरऑल डिपॉजिट है जो कि कंपनी के कुल बिजनेस में 19% कंट्रीब्यूट करता है, वो करीब 15 से 16% कंट्रीब्यूट करेगा। हालांकि इसके बाद भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 10 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी होगी। लेकिन दूसरी दिक्कत की बात जो इन्होंने की है वो ये है कि एमएसएमई सेगमेंट जो कि अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के ओवरऑल कारोबार में, वहाँ पे दिक्कत की बात है और वहाँ पे प्रेशर जो है वो अच्छा खासा माउंट होते हुए अब नजर आ रहा है। इनफैक्ट जो ये एमएसएमई के अंदर 17 इंडस्ट्रीज़ को केटर करते हैं, उसमें से 13 इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे स्लोनेस का सीधा सीधा संकेत दे रही है और 3 इंडस्ट्री तो ऐसी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, केवल एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कि ठीक ठाक चल रही है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात थी और इनका कहना है कि FY26 में आगे चल के भी जो एमएसएमई सेगमेंट है उसमें शायद सबसे धीमी ग्रोथ आपको देखने मिलेगी, वहाँ पे ग्रोथ जो है वो पूरी तरह से धीमी रहने वाली है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि क्रेडिट कॉस्ट इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत एलिवेटेड था, वो क्योंकि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट जो है वहाँ से खासकर प्रेशर देखने मिला और Q3 से क्रेडिट कॉस्ट जो है वो सुधरता हुआ नजर आएगा, यानी कि एक और क्वार्टर जो है वो क्रेडिट कॉस्ट का जो पेन है वो शायद आपको देखने मिल सकता है। तो ये कुछ ऐसी कमेंट्रीज थी मैनेजमेंट की जो शायद एनालिस्ट कम्युनिटी या फिर इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आई। इसके लिए आपने देखा कि कुछ जो ब्रोकरेज हाउसेस है उन्होंने अपना प्राइस टारगेट भी काट दिया, कुछ ने डाउनग्रेड भी किया है। जैसे कि JP मॉर्गन की बात में करूँ तो उन्होंने यहाँ पे डाउनग्रेड कर दिया, न्यूट्रल का कॉल दे रहा है। हालांकि कुछ ने प्राइस टारगेट बढ़ाया भी है, लेकिन हाँ JP मॉर्गन जैसी जो ब्रोकरेज हाउसेस है उन्होंने उसको डाउनग्रेड कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमेंट्री वीक थी, खासकर एमएसएमई को लेके, कंज्यूमर लेवरेज को लेके, क्रेडिट कॉस्ट को लेके। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि उस तरह का रिएक्शन जो है अच्छे नतीजों के बाद भी बजाज फाइनेंस में देखने मिल रहा है, जहाँ पे स्टॉक में आज गिरावट देखने मिल रही है। शुक्रिया करेंगे वरुण आपका इस अहम जानकारी के लिए, तमाम डिटेल्स के लिए। और चलिए इस पर एक राय भी ले लेते हैं और हमारे साथ शरण बने हुए हैं। शरण, साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि नतीजे तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक थे, लेकिन उसके बाद जो कमेंट्री आई मैनेजमेंट की उसने एक इम्पैक्ट डाला और आज तो कहीं ना कहीं निफ्टी का टॉप लूजर है। अब देख रहे हैं 4.25% गिरा हुआ है ये स्टॉक का। बताइए क्या रणनीति रखी जाए। तो प्रशांत जी, अभी स्टॉक में तो गिरावट आ चुकी है, बट नीचे के सरों पे अच्छा होल्ड किया है, बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है डेफिनेटली नीचे के सरों से, और एक अच्छा अपना 100-डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट को लेते हुए ऊपर भी आ रहा है। तो कंपनी फंडामेंटली तो देखो बहुत ही अच्छी है। डेफिनेटली इंडस्ट्री में स्लो डाउन आ रहा है, सबके लिए आ रहा है, वैल्यूएशन थोड़ा हाई साइड पे है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी और एक साइडवेज कंसोलिडेट करेगा। मेरे हिसाब से 900 से 950 के बीच में स्टॉक जिस हिसाब से कर रहा था पिछले 6 महीने से, तो ज्यादा कुछ नहीं है। 900 to 950 के बीच में कंसोलिडेट करेगा, ज्यादा डरने की बात नहीं है। जो इन्वेस्टर जिसने इन्वेस्ट किया है डेफिनेटली बने रहे, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज आउट देयर, मगर डेफिनेटली वैल्यूएशन थोड़ी हाई है, इसलिए थोड़ा समय लगेगा, 2 से 3 क्वार्टर का कंसोलिडेशन देखने मिलेगा। चलिए बजाज फाइनेंस पर ये सलाह। लेकिन बबीता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अपना सवाल पूछने के लिए। माफ़ कीजिएगा, यूट्यूब पर इनका सवाल आया है और एक्साइड में खरीदारी कर रखी है। 498 इनकी बाइंग प्राइस है, 200 क्वांटिटी इन्होंने एक्साइड में खरीद रखी है। हालांकि फ़ोन लाइन पर हमारे साथ है नहीं और 385 का फ़िलहाल रेट चल रहा है। उन्होंने काफ़ी ऊँचे भाव पर अगेन खरीदारी कर रखी है। 3 से 6 महीने का व्यू अगर रुकें तो बन सकता है शरण? तो कविता जी, बैटरी सेक्टर तो काफी अच्छा करेगा स्पेशली ईवी को लेते हुए, मगर मार्केट के अकॉर्डिंग थोड़ा वीकनेस दिख रही है बिकॉज मार्केट भी काफी वीक लग रहा है। तो मेरी राय तो होल्ड की रहेगी स्टॉक में, बिकॉज बहुत ही कम कंपनी है जो ये कर पाएगी। एक्साइड और अमर राजा बैटरी है, इसके लिए मैं बोलूंगा होल्ड कीजिए। और अगर आने वाले समय में 400 या 410 के ऊपर ट्रेड करता है तो आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और एक फास्ट आपको 450 के लेवल्स पे भी देखने मिल सकता है, मगर डेफिनेटली समय लगेगा।
होल्ड कीजिए, कंपनी बहुत ही अच्छी है। होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है, थोड़ा सा नज़रिया अपना लंबा रखें। और इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाजार में थोड़ी सी गिरावट गहराती जा रही है। बाजार का एक हम अपडेट भी लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शरण बने हुए हैं, दर्शकों के सवालों के जवाब भी हम लगातार दे रहे हैं योर स्टॉक में। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं योर स्टॉक के साथ, और इस शो में आधा पड़ाव हमने पार कर लिया है और अगले पड़ाव में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं तपन दोषी साहब। इस वक्त हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया तपन जी अपना समय देने के लिए, और उसके साथ ही शरण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो चलिए मैं दोनों ही दिग्गजों से जरा बाजार पर राय लूं, लेकिन बाजार का ब्यौरा दे देता हूं। 190 अंकों के करीब गिरावट निफ्टी में, 24,850 के आसपास अभी भी, जैसा कि शरण बता रहे थे कि 24,800 का एक अहम सपोर्ट है। देखते हैं कि वो टिकता है या नहीं। दूसरी ओर आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी, यहां पर गिरावट ज्यादा गहराती हुई, लगभग 350 अंकों गिरावट हम यहां पर देख पा रहे हैं। 56,750 के नीचे इस वक्त कारोबार करता हुआ बैंक निफ्टी। इन सब के बीच में जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, वहां पर भी ये साफ तौर पर इशारा मिल रहा है मार्केट ब्रेथ से कि बाजार में एक्शन नदारद है। 548 शेयर आप देख रहे होंगे सिर्फ हरे निशान में है, यानी तेजी वाले शेयर कम हैं और दबाव जिन पर है वो शेयरों की संख्या 2081 के करीब है। तो बाजार पर तो रणनीति हमने आपको दे ही दी, जरा सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति पर भी हम जाएंगे। और चूंकि तपन हमारे साथ तो बने हुए हैं, तपन जी जरा बताइए कि ऐसे बाजार में सलाह हमेशा ये दी जाती है कि थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक का, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रखी जाए, तो कौन से सेक्टर आपके रडार में इस वक्त लॉन्ग टर्म बेट के हिसाब से नजर आ रहे हैं? जी प्रशांत जी, देखिए अगर रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी मिले जुले रिजल्ट रहे। आईटी सेक्टर ने काफ़ी हमें निराश किया है। बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल देखो तो जो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने उनके रिजल्ट आए, बाद में एक अच्छा खासा बाकी पीएसयू बैंक्स ने भी तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो बैंकिंग एक सेक्टर है जो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। इवन एनबीएफसी में अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस का कल जो रिजल्ट आया, कॉमेंट्री बहुत ही ख़राब थी, उसकी वजह से आप देखिए कि बहुत बड़ी सेलिंग हम देख रहे हैं। लेकिन उसमें भी आप सेगमेंट वाइज हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियां जो है वो ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे रहे, जैसे रिजल्ट दे रहे, जैसे पीएनबी हाउसिंग हो गया, एलआईसी हाउसिंग हो गया। तो सेगमेंट वाइज में कंज्यूमर फाइनेंस और वहाँ थोड़ा हमें प्रेशर दिख रहा है, जो एमएसएमई में जाते हैं जहाँ बजाज फाइनेंस है, तो उसमें आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस की रिजल्ट ठीक ठाक रहे हैं। ऊपर से अगर हम लोग बात करें कंजम्पशन के, तो कंजम्पशन के काफ़ी और रिजल्ट आएंगे, लेकिन जो भी रिजल्ट आए ठीक ठाक आए, इतने आउट परफॉर्मिंग भी नहीं आ रहे। रियल एस्टेट में भी जो अपडेट्स आ रहे हैं इतने खास नहीं आ रहे। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको थोड़ा सिलेक्टिव पॉकेट में काम करना चाहिए। बैंकिंग ओवरऑल अच्छा लग रहा है। एनबीएफसी में जैसे मतलब हाउसिंग फाइनेंस तरफ देखिए, कंजम्पशन पे देखिए, फिर एफएमसीजी में जो जिसने बिजनेस अपडेट्स अच्छे दिए ना, जैसे मैरिको वो सब ने, क्योंकि आप जिस तरह से नेस्ले उन सब का रिजल्ट तो इतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ आप थोड़ा पॉकेट में ध्यान सकते हैं। रियल एस्टेट में भी आपको रिजल्ट देख के ही करना है, क्योंकि सबके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, तो इन सब सेक्टर्स में आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन जैसे वो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ आपको रिजल्ट के बाद ही डिसीजन लेना है, पहले से प्रीएम्प्ट करके ना लीजिए, क्योंकि रिजल्ट जिस तरह उम्मीद है उस तरह से नहीं आ रहा है। होपफुली सेकंड क्वार्टर विल बी मच बेटर, जहां इंटरेस्ट रेट का कहते हैं ना कट हुआ है, तो वो ट्रांजिशन होगा, पूरा बारिश का भी बेनिफिट मिलेगा और लोअर इन्फ्लेशन का भी बेनिफिट होगा। तो सेकंड क्वार्टर विल बी बेटर। यहाँ रिजल्ट स्पेसिफिक जाना जरूरी है। बिल्कुल, तो रिजल्ट स्पेसिफिक जाना जरूरी है। रणनीति के लिए थोड़ा सा धैर्य का परिचय आपको देना होगा, और हिसाब से कौन कौन से सेक्टर्स आपको अपने रडार पर रखने हैं वो भी तपन जी ने आपको बता दिया। चलिए अपने पहले कॉलर को अपने साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ सुब्बुराज जी जुड़ चुके हैं। सुब्बुराज जी कहां से बात कर रहे हैं आप? सर नमस्कार सर, मैं तमिलनाडु चेन्नई से बात कर रहा हूँ सर। अरे वाह वाह, कैसा है मौसम इस वक्त चेन्नई में? बारिश का मौसम है सर, थोड़ा ठंडा चल रहा है। अच्छा अच्छा, चेन्नई बड़ा ही खूबसूरत सा शहर है, अपने कल्चर और बाकी चीज़ों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। बगल में आप रामेश्वरम देख लीजिए, एक तरफ आप पौंडीचेरी देख लीजिए, दूसरी तरफ कोडई कनाल देख लीजिए, हर तरफ से बड़ी ही अलग तरह से घिरा हुआ। हमें बताइए सुब्बुराज जी, क्या मदद की जाए आपकी? सर मैंने पिछला साल जुलाई में लिया था, यूसीएफ बैंक का शेयर है, मैंने लिया था 20,300 का शेयर लिया था। ठीक है।
मैंने लिया था 52 रुपीज का भाव में लिया था। ओके ओके ओके। अभी एक साल में तो मेरा अभी 30 रुपीज के नीचे आ गया। बहुत बहुत ज्यादा नुकसान आपको हुआ है। आपने क्वांटिटी भी आपने अच्छी खासी ले रखी है। चलिए आपको बेहतर तरीके से राय देने की कोशिश करते हैं। चूंकि लंबे समय से बने हुए हैं तो तपन मुझे आपके पास ही आना होगा। क्या किया जाए यूको बैंक में? मतलब लगता है कि इनके भाव के आसपास आने वाले वक्त में कोई आशा नजर आ रही है, और आ रही है तो फिर कितना समय देना होगा? जी देखो, ये यूको बैंक ने इतना बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है ओवरऑल। अगर आप रिजल्ट से की बात करें तो एज पर जो एनालिस्ट सोच रहे थे, और कंपेयर टू बैंकिंग रिजल्ट भी जितने तरह से आए उस तरह से यूको बैंक ने एक तरफ से रिजल्ट नहीं दिए। काफ़ी प्राइवेट बैंक्स काफ़ी आगे चले गए, और यहाँ से भी लग रहा है कि ना उनका जो काफ़ी हद तक उनको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी प्रॉब्लम है। कुछ 3% के आसपास की वो नीम बोल रहे हैं, और जो ग्रोथ आ रहा है एनआईआई में ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट 5-7% से ग्रोथ आ रहा है। क्रेडिट ग्रोथ भी आखिर सिंगल डिजिट में आ रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ वो स्ट्रगल कर रहा है अपना लोन बुक एक्सपांड करने में, और आगे जाके क्रेडिट ग्रोथ में भी थोड़ी स्ट्रगल दिख रहे हैं। और जिस तरह का माहौल है, जब इंटरेस्ट रेट कट सिनेरियो चल रहा है तो क्रेडिट ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल डिजिट में होना चाहिए। तो यहाँ एक तरह से प्रॉब्लम आ रही है। एडवांसेस ग्रो हो रही है, लेकिन जो पैसे आप कमाते हैं बैंक्स, वो नॉर्मली कह सकते हैं ना कि आप लोन बुक और वो सब एक्सपांड करके मिलता है। तो यहाँ मुझे थोड़ी दिक्कत लग रही है यूको बैंक में। तो मेरे हिसाब से तो प्राइवेट बैंक्स बेटर वहाँ अवेलेबल है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक देख ले या किसी और फेडरल बैंक, वहाँ देख सकते हो। लेकिन यहाँ ऊपर के लेवल पे आता है तो कृपया करके यहाँ से निकल के अच्छे बैंक में आप मेरी जाने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये है आपको विशेष राय, और उस हिसाब से आपको कहीं ना कहीं रणनीति बनानी होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले दर्शक को अपने साथ जोड़ते हैं। मितेश त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वापी गुजरात से। मितेश, पूछिए किन स्टॉक्स पे आपका सवाल है? सर मेरे पास में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, 28 रुपया 90 पैसे के भाव से 1500 शेयर है, और 240 रुपए के भाव से 40 शेयर एसबीआई है। ठीक है। और रिलायंस 485.65 के भाव से 114 है। तो मैं क्या होल्ड कर सकता हूँ? 5 साल तक मैं होल्ड कर सकता हूँ, तो प्लीज एडवाइस दीजिए। ठीक है, तो 3 शेयर हैं इनके, और मुझे लगता है कि आज दर्शकों को कुछ अंदाजा हो गया है कि तपन जी आज स्टूडियो में आए हुए हैं, तो बड़े लॉन्ग टर्म वाले सवाल भर भर के आ रहे हैं, 2 साल 4 साल 5 साल इस तरह का नजरिया लेकर। तो तपन हमें बताइए जरा। जी जी मितेश जी कुछ कह रहे थे आप? चलिए ठीक है, तो मितेश का जो सवाल है वो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। इनके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगभग 29 रुपए के आसपास की खरीद है। इसके अलावा इनके पास एसबीआई जो है वो 240 के भाव से इन्होंने खरीदा हुआ है, और इसके अलावा इनके पास रिलायंस का भी शेयर है जो कि इन्होंने 485 के आसपास खरीदारी की हुई है। तो बताइए इन तीनों पर तपन क्या राय बन रही है, लंबा नजरिया इनका? जी प्रशांत जी, देखिए अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें ना तो ये भी एक अंडर परफॉर्मर रहा है। काफ़ी उम्मीदें रहती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मैनेजमेंट से, उनका टॉप लेवल मैनेजमेंट है। काफ़ी आशाएं थी कि जिस तरह से उन्होंने गाइडेंस दिया था, बड़े गाइडेंस थे, और उसमें आप देखो मैक्सिमम रिटेल पार्टिसिपेशन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आया, लेकिन उस तरह से परफॉर्म नहीं किया है। काफ़ी निराशा हमने देखी है पीछे कुछ क्वार्टर्स में, जहाँ उनके एमएसएमई लोन्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया। तो उन्होंने बड़े बड़े एनपीए भी प्रोविजंस क्रिएट किए थे, जहाँ और एक एमएफआई लैंडिंग है, माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग में भी बहुत बड़े उन्होंने प्रोविजन क्रिएट किए थे। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि जब तक उनका लोन बुक सेटल नहीं होगा ना, वन शुड बी केयरफुल इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। हालांकि इन्होंने काफ़ी नीचे के लेवल पे लिया है तो वो प्रॉफिट में है, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक मैं इस स्टॉक को मिस दूंगा, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस और जिस तरह से गाइडेंस है उस तरह से रिजल्ट मैच नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से दूसरे मिड कैप बैंक की तरफ जा सकते हैं। करूर वैश्य बैंक है, फेडरल बैंक है, वहाँ आप ध्यान दे सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो था एसबीआई, अगर जिस तरह से उन्होंने अभी 25,000 का क्यूआईपी, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक है, और उनकी रणनीति आगे की भी बहुत अच्छी है। जो गाइडेंस दिया है, डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ की बातें चल रही है यहाँ, और आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि वो जो सेक्टर पे फोकस करे वहाँ भी तेज़ी है, और ओवरऑल लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है। और देखो ये एफआईआई का भी डार्लिंग रहा है। तो मेरे इसमें ये एक स्टॉक है जो आपको डिसेंट रिटर्न यहाँ से भी दिखा। तो एसबीआई बैंक में आपको बने रहने की सलाह है लॉन्ग टर्म के लिए। और तीसरा रिलायंस का रिजल्ट इतना ठीक नहीं था, इसलिए वो थोड़ा नीचे गया। लेकिन अगर आपको
4 सेगमेंट की बात करें, एक है टेलीकॉम सेक्टर, जो टेलीकॉम सेगमेंट जो जियो है बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर आप देखें तो उनका आरपू 2 से 8 के आसपास है और यहाँ से भी उनका आरपू बढ़ने की गुंजाइश है, क्योंकि प्राइस हाइक होगा ये ईयर एंड तक। और कह सकते हैं कि रिलायंस में जो ग्रोथ इंजन होगा वो होगा ये अपना जियो। और बाकी जो बात करें कि ग्रीन एनर्जी, तो ग्रीन एनर्जी भी बहुत ही अच्छे अपडेट आए रिलायंस के, पॉजिटिव अपडेट है। तीसरा है रिलायंस रिटेल, 250 से ज़्यादा वो लोग स्टोर ओपन कर रहे हैं, उनके भी अपडेट कुछ अच्छे आ रहे हैं। खास करके आगे जाके जियो और रिलायंस रिटेल का जब डीमर्जर होगा ना, वहाँ वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो जैसे आपने 5 साल बोला, आई थिंक कहीं ना कहीं वो वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक लेवल पे वैल्यूएशन भी अच्छा है, आपको बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल, तो ये आपको विस्तृत नजरिया आपके तमाम स्टॉक पर मिलता हुआ तपन जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे, अनूप गुप्ता का सवाल लेते हैं। फिरोजाबाद यूपी से इन्होंने सवाल पूछा है और इनका सवाल यूट्यूब पर हमारे पास आया है। इनका भी सवाल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे है। 6000 शेयर हैं, 83 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया है। इनके पास यस बैंक भी है, 12000 शेयर 24 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया है। शॉर्ट टर्म का नजरिया यहां पर लेकर चल रहे हैं। तो बताएं शरण, क्या करना चाहिए? सबसे पहले यस बैंक पे राय दीजिए, अच्छे खासे नुकसान में। प्रशांत जी, यस बैंक तो मुझे लग रहा है कंसोलिडेट ही करेगा। 18 से 22 रुपए का रेंज है उसका, 18 से 21 रुपए का रेंज। और जब तक न्यूज आ रही है, टेक ओवर हो रहा है, फंडिंग आ रही है, उसको लेते हुए चलता रहेगा। रिजल्ट ठीक ठाक ही आने वाली है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। और ओवरऑल बैंक ठीक ही कर रही है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में आपको थोड़ी अपसाइड भी दिखेगी, पर वैल्यूएशन वाइज फुली वैल्यूड है। फंडामेंटली अभी कुछ बचा नहीं अपसाइड। तो 18 से 21 के बीच में ट्रेड करेगा। कभी कभी आप थोड़ी अपसाइड देख सकते हैं 20 से 22 के लेवल के लिए। डाउन साइड में आप 17 भी देख सकेंगे। तो इसी लेवल के बीच में ट्रेड करता रहेगा आगे वाले कम से कम 3 से 4 क्वार्टर पे, जब तक हम FY28 को डिस्काउंट करना ना स्टार्ट कर देंगे। तो फंडामेंटली फुली वैल्यूड है। टेक्निकली साइडवेज कंसोलिडेट करेगा आने वाले 3 से 6 समय के लिए। और आईडीएफसी फर्स्ट में तो अभी तपन जी ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर ही लिया। और मेरे भी हिसाब से एक ब्रेकडाउन स्टॉक ने दे दी है, अपनी 50-डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है आज के डेट में। और नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है स्टॉक में 69 लेवल्स का, और 200-डे EMA भी उधर है 68 to 69। तो वहां पे आके थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है। इसके लिए अगर आपको चाहिए एक बार एग्जिट कर दिए तपन चीजें राय दीजिए, दूसरे PSU बैंक में आप एंटर कर सकते। तो ये है राय आपको मिलती हुई। शरण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय दिया और तमाम स्टॉक्स पर राय दी और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और जाने से पहले आपका एक डिस्क्लेमर चाहिए होगा, औपचारिकता है। तो मी एंड माय वेरी क्लोज फैमिली मेंबर्स डोंट ओन एनी ऑफ दिस। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका अपना समय देने के लिए। चलिए, इसी के साथ यहाँ हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को शामिल करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और कुछ अहम खबरों पर भी जरा निगाह डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके दौरे के बाद अब मालदीव पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी मालदीव के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। आखिर इस दौरे की क्या खास बातें हैं, एजेंडा क्या है? सुमिता करीर मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं इसका पूरा ब्यौरा देने के लिए। सुमिता, बताएं क्या कुछ अहम है, इस दौरे की खास बातें क्या है? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूके का दौरा कंप्लीट करने के बाद अभी मालदीव्स में लैंड कर चुके हैं और उनको वहां पे वार्मली वेलकम किया मोहम्मद मुइज़्ज़ो, जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स के। और ये जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट है मालदीव्स को, ये 3rd विजिट है सिंस नवंबर 2023। और प्राइम मिनिस्टर मोदी मालदीव्स में इसलिए हैं क्योंकि उन्हें इन्वाइट किया गया टू बी द चीफ गेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस। तो एजेंडा में क्या है? ओवरऑल एक बायलैटरल मीटिंग होगी प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ो के साथ, डेलीगेशन लेवल टॉक्स भी, MOU एक्सचेंज, वर्चुअल इनॉग्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स भी होगा। और ओवरऑल अगर हम टाइज देखें इंडिया और मालदीव्स की, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हुई हैं पिछले कुछ सालों में, बट ओवरऑल इंडिया जो
वो वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है मालदीव्स का। डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच में है ही। टूरिज्म एक काफी सिग्निफिकेंट पार्ट है दोनों देशों के बीच में टाइज का। और बायलैटरल ट्रेड की अगर बात करें तो वो ओवर $500 मिलियन है। पर कुछ टेंशंस चली 2023 में अंडर चाइनीज इन्फ्लुएंस में, जब इंडिया आउट कैंपेन चला मालदीव्स में, पर वो कुछ ही टाइम के बाद उसको दोनों के रिश्तों में ट्रूस आ गया, क्योंकि मोहम्मद मुइज्जू जो है वो प्राइम मिनिस्टर की स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए आए लास्ट ईयर, जो एक टर्निंग पॉइंट समझा गया दोनों देशों के टाइज को लेकर। ओवरऑल जो उनकी तरफ से आया वो इसलिए आया क्योंकि इंडिया जो है उन्होंने मालदीव्स की काफ़ी बार हेल्प की है, उनको हेल्प किया एक फाइनेंशियल क्राइसिस अवर्ट करने में। इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उनको दिया गया, करेंसी स्वैप लाइंस भी है, इंटरेस्ट फ्री रोल ओवर ऑफ $100 मिलियन ऑफ ट्रेजरी बिल्स भी। और ओवरऑल जो दोनों साइड से इस बार एंगेज करेंगे FTA डिस्कशंस के लिए, जो फोकस होंगी रेन्यूएबल एनर्जी और फिशरीज में। तो डेफिनेटली ये चीजें देखनी इंटरेस्टिंग होगी कि किस तरीके से टाइज को आगे ले जाया जाता है, कि आखिर किस तरह का आउटकम निकलता है इस पूरे दौरे का। शुक्रिया करेंगे सुमिता आपका। और इन सब के बीच में मैं एक सवाल और लेता हूं, थोड़ा सा समय बाकी है। आनंद कुमार ओझा का सवाल है पटना से, और फिनोलेक्स स्पाइक्स पर राय जानना चाहते हैं। तपन जी, 304 की इनकी बाइंग है, 200 शेयर हैं और 1 साल का नजरिया इनका है। जी प्रशांत जी, देखिए फिनोलेक्स पाइप्स की बात करें ना तो ये ओवरऑल ठीक ठाक ही स्टॉक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। लेकिन इसमें वही है कि आगे जाके पाइप इंडस्ट्री में ना काफ़ी हद तक कंसोलिडेशन हो रहा है। और अगर फिनोलेक्स पाइप्स की भी बात करें ना तो ओवर द टाइम अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अगर यहाँ से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ आएगा और मार्जिन रिकवरी भी PVC में काफ़ी हद तक आएगी आगे जाके, जैसे ही ना इनके रॉ मटेरियल कह सकते नॉर्मलाइज होंगे। और यहाँ से वो लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन की भी बात कर रहे हैं। नॉन एग्रीकल्चर मिक्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट मुझे यहाँ दिख रहा है, और आगे भी देख के तो ना उनका पैट और रेवेन्यू अच्छे खासे रहेंगे। पिछले टाइम भी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा जंप हमने देखा था। सो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की भी मैं बात करूँ तो मुझे तो यहाँ ठीक ठाक ही लग रहा है। आई थिंक आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो बने रहना चाहिए यहाँ से लंबे समय के लिए। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई, लंबे समय के लिए बने रहने की आपको सलाह। शुक्रिया करेंगे तपन आपका, अच्छा लगा स्टूडियो में आपको पाकर, और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही स्टूडियो में आते रहें, और अपना मार्गदर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इन सब के बीच में अब जरा मुंबई का जायजा ले लेते हैं। मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, दोपहर 12:45 बजे का हाई टाइड भी अलर्ट है। लगातार 2 घंटे से हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी भर चुका है। अंधेरी सबवे का हाल क्या है जरा देखिए, नीलेश ने ग्राउंड रिपोर्ट ली है। बीते कई घंटों से मुंबईकरों के लिए आसमानी बारिश आफत बनकर बरस रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई के अंधेरी सबवे के पास है, जहां पर आपको तस्वीरें मैं दिखा दूं कि जो पूरा सबवे है वो फिलहाल जलमग्न नजर आ रहा है। कई फीट गहरा जो पानी है वो यहाँ पर जमा हो गया, और इसके कारण जो आम जल जीवन है वो यहाँ पर सीधे तौर पर प्रभावित होता नजर आया है। जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर अफेक्ट हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन माना जाता है मुंबई शहर का, जो कि ईस्ट वेस्ट को जोड़ने के साथ साथ शहर के अलग अहम हिस्सों को भी जोड़ता है, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। फिलहाल जिस तरीके की कंडीशन बीते कई घंटों से नजर आ रही है, शहर में भारी मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। उसके बाद एहतियात के तौर पर मुंबई पुलिस ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं, साथ ही साथ जो सिविक बॉडी यानी BMC के कर्मचारी हैं, वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं, और इस पूरे रूट को फिलहाल बंद किया गया है। बता दें कि मुंबई और महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्ट के लिए आज ऑरेंज अलर्ट से लेकर रेड अलर्ट तक इशू किया गया है, जो कि आने वाले कई दिनों तक लागू होगा। इसी के साथ मुंबई शहर में 12:40 पे करीबन 4.66 मीटर की जो हाई टाइड है वो भी आशंका जताई जा रही है, जिसके कारण जो शहर में पानी है, जो जलजमाव है, वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तस्वीरें आपको दिखा दें इस पूरे इलाके की। ये जो मेरे अपोजिट में आप देख रहे हैं ये ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन फिलहाल ये भी ओवरफ्लो होता हुआ नजर आ रहा है। और जहां पर मैं खड़ा हूं इस सबवे से कई मीटर दूर खड़ा हूं, उसके बावजूद आप देख पाएंगे कि कई फीट गहरा जो पानी है वो यहाँ पर जमा होना शुरू हो गया है। आज पूरे दिन भर के लिए ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया है, यानी कि इस तरीके की जो मूसलाधार बारिश है वो बरकरार रहेगी। अगर इस तरीके की सिचुएशन निर्माण होती है तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मलसी है, जो जल जीवन है इस शहर का, वो साफ तौर पर प्रभावित होता नजर आएगा।
बिल्कुल, तो ग्राउंड रिपोर्ट आप नीलेश की देख रहे थे। चलिए इसी के साथ ध्यान रखिए जो लोग भी मुंबई में हैं, थोड़ा सा अलर्ट्स के जो मैसेजेस हैं, अलर्ट्स हैं, जो निर्देश हैं, उनका विशेष रूप से पालन कीजिए। फिलहाल हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी और लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन ब्रेक के उस पार कमोडिटी की खबरें लेकर आएंगे विश्व मोहन। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।